दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वर्क पावर एनर्जी का आज हमारा थर्ड एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो हमने देखा था कि जब भी कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है और उससे हम वर्क डन निकालते हैं तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है और कोई पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है और एक पर्टिकुलर पाथ से वो एक पर्टिकुलर पाथ पे मूव कर रहा है पार्टिकल दो पॉइंट के बीच में और उन दोनों पॉइंट के बीच में हम वर्क डन निकाल रहे हैं उस फोर्स का, तो दैट वर्क डन विल डिपेंड ऑन द पाथ। कौन सा पाथ आप ले रहे हो उन दोनों पॉइंट के बीच में। डिफरेंट पाथ लोगे तो डिफरेंट वर्क डन आएगा अगर मेरा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो। फिर हमने बोला कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव को चेक कैसे करोगे, कर्ल की हेल्प से। अब कर्ल अगर जीरो आ रहा है किसी भी वेक्टर फील्ड का तो वो वेक्टर फील्ड एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होती है। अब फोर्स को भी आप एक वेक्टर फील्ड की तरह ट्रीट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये वेक्टर फील्ड जो है ये क्या चीज होती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर फील्ड, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। वेक्टर फील्ड, फोर्स को भी आप एक वेक्टर फील्ड की तरह ले सकते हो जब मैं फोर्स को इस तरह से दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए वो एक्स एंड वाई का फंक्शन है फोर्स, तो आप उसको लिख सकते हो जैसे 2xy i कैप प्लस 3x² y j कैप। तो एक तरह से ये इसको हम वेक्टर फील्ड बोलेंगे दोस्तों। अगर ये फोर्स है तो वेक्टर फील्ड फोर्स बोलेंगे, आप वेक्टर फोर्स आप बोल सकते हैं। हालांकि फोर्स वेक्टर ही होता है बट इसको हम वेक्टर फील्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आप बोलोगे सर वेक्टर फील्ड क्या चीज होती है। वेक्टर फील्ड ऐसी चीज होती है जिसमें इनपुट एंड आउटपुट की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है और स्पेस में हर पॉइंट पे वो डिफाइन होती है। कहने का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा अजीब सी डेफिनेशन है। जरा देखिए यहां पे एक्स एंड वाई की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो एक्स एंड, क्योंकि टू डायमेंशन है ना ये फील्ड, तो टू डायमेंशन में अगर मैं रहूं तो टू डायमेंशन में अगर मैं कोई भी लोकेशन ले लूं, जैसे मान लीजिए मैंने 0 और 1 ले ली एक्स एंड वाई की लोकेशन, तो इस लोकेशन पे मैं इस फोर्स को डिफाइन कर सकता हूं, फोर्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये पॉइंट पुट करना है, x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट कर देना है। तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट पे आप वैल्यू निकाल सकते हो। इसका मतलब ये मेरा एक तरह से इनपुट हो गया और ये मेरे पास आउटपुट हो गया, आउटपुट हो गया। तो इनपुट एंड आउटपुट की सेम डायमेंशन होंगी वेक्टर फील्ड में। दूसरा ये कि हर एक पॉइंट पे आप इसको डिफाइन कर सकते हो, हर एक पॉइंट पे इसको मैप कर सकते हो इस फील्ड को। जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है दोस्तों, आप हर पॉइंट पे आप फोर्स बता सकते हो, उसकी डायरेक्शन बता सकते हो और मैग्नीट्यूड बता सकते हो कि क्या होगा। तो इसका मतलब आप उसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको एक वेक्टर फील्ड की तरह ट्रीट कर सकते हो। ऐसे ही जैसे एयर फ्लो है, एयर फ्लो में किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखना चाहोगे तो वहां पे आप बता सकते हो कि कितना फ्लो है और किस डायरेक्शन में है। इसका मतलब पोजीशन पे, हर पोजीशन पे वो डिफाइन है, उसकी वैल्यू डिफाइन है दोस्तों। हर पोजीशन पे उसको आप डिफाइन कर सकते हो और जितने वेरिएबल का वो ले रहे हो उतने ही एक तरह से डायमेंशन जो होंगी वो इनपुट में एक्स एंड वाई ले रहे हो तो यहां पे भी फिर उतने ही आप जो है उतने ही डायमेंशन यहां पे दिखानी पड़ेंगी आपको। तो इनपुट एंड आउटपुट की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है वेक्टर फील्ड में। आप ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वेक्टर फील्ड जो है वो क्या होती है। आई होप आपको एक क्लियर हुआ। तो कर्ल जो डिफाइन होता है वो वेक्टर फील्ड पे डिफाइन होता है। तो किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर कर्ल में 0 ले लूं, कोई भी वेक्टर फील्ड है मेरे पास, अगर उसका कर्ल 0 आ जाएगा तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो वेक्टर फील्ड है ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है। अब ये जो फील्ड है ये वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड पे ही आप चेक कर सकते हो ऐसे। अब ये वेक्टर फील्ड फोर्स भी हो सकती है बिकॉज अलग अलग पोजिशन पे फोर्स अलग अलग है। और यहाँ पे एक्स एंड वाई मतलब 2D में आप देख रहे हो तो 2D में हर एक पॉइंट पे इसको आप डिफाइन कर सकते हो, हर एक पॉइंट पे इसकी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये एक वेक्टर फील्ड की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो कर्ल से आप इसको चेक कर सकते हो कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। एक और तरीका भी है चेक करने का, और वो क्या तरीका है, अगर आप कोई भी वेक्टर फील्ड है उसका अगर आप लाइन इंटीग्रल निकाल लो, कोई वेक्टर फील्ड है उसका अगर मैं लाइन इंटीग्रल निकाल लूं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। अगर मैं लाइन इंटीग्रल निकाल लूं और वो भी क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकाल लूं। क्लोज लाइन इंटीग्रल का मतलब है जहां से मैंने स्टार्ट किया
घूम फिर के उस वेक्टर फील्ड में मैं वहीं पे आ गया, ठीक है, इस लाइन पे मैं मूव कर रहा हूं, यहां से मैंने स्टार्ट किया था, घूम फिर के मैं वहीं पे आ गया। यहां पे कोई वेक्टर फील्ड है, उस वेक्टर फील्ड के अंदर शुरू हुआ कहीं से और वहीं पे वापस लौट के आ गया। तो अगर ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल मेरा 0 आ जाए तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये जो वेक्टर फील्ड है ये आपकी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, ये आपकी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो कि कंजर्वेटिव है या नहीं है। कोई पर्टिकुलर फील्ड जो है या कोई पर्टिकुलर फोर्स, इस फील्ड की जगह फोर्स रख दो, आप चेक कर सकते हो कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। आप क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल कर सकते हो। एक और तरीका भी है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल में बताओ, आप कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। अब ए टू बी आप मल्टीपल पाथ ले लो, कोई भी 2 पाथ ले लो, चलो एक पाथ ये ले लो, एक पाथ कोई इस तरह का ले लो। अगर दोनों पाथ से जो लाइन इंटीग्रल है ए टू बी, जो एफ डॉट डी एल की जो वैल्यू है ए टू बी, अगर वो सेम आ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये जो मेरी एफ फील्ड है, या कोई भी अगर एफ फील्ड की जगह फोर्स ले रहे हो, तो वो जो फील्ड बन जाएगी या फोर्स बन जाएगा वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव। अगर आप ए से बी पे आ रहे हो और दोनों पाथ से अगर आपका सेम लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है तो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे आप चेक करोगे। एक आसान तरीका है, कर्ल से आप चेक कर लो, आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्लोज लाइन इंटीग्रल लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर्ल से चेक कर लो, ठीक है। तो अब 2-3 एग्जांपल लेते हैं और उनसे थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए दोस्तों, मेरे पास एक फोर्स है, एक फील्ड है, वेक्टर फील्ड है, या उसको फोर्स बोल सकते हो। एक फोर्स कुछ इस तरह का है कि F इज इक्वल टू -2x i कैप, ये मेरे पास फोर्स है। मुझे चेक करना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। आपको चेक करना है कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो आप कैसे चेक करोगे दोस्तों, आप कर्ल से चेक कर लो। तो अगर मैं कर्ल लगाऊं तो आप जानते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल मैंने आपको निकालना सिखाया था। कर्ल ऑफ एफ इट विल बी इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। यहां पे फोर्स का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, मतलब आई कैप कंपोनेंट आ जाएगा, यहां पे वाई कैप और यहां पे के कैप। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा दोस्तों तो ये बन जाएगा आई कैप प्लस आई कैप इनटू, बताइए, ये आई कैप ले लो, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो 0 आ जाएगा भाई। मतलब इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो वो आपका 0 आ जाएगा। फिर आ जाइए माइनस जे कैप, अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, तो 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लो, माइनस 2x का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 ही आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल बाई डेल जेड ऑफ माइनस 2x, ये बनेगा भाई, ठीक है। एक बार जरा देख लीजिए, एंड प्लस के कैप इनटू, ये डेल बाई डेल जेड से घबराए नहीं है, ये डेरिवेटिव ही है, बस सिंपल डेरिवेटिव लेके चलो। हालांकि इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, बट ये अभी फिलहाल के लिए डेरिवेटिव की तरह ही लेके चलो, ये z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ये, प्लस के कैप। अब बताइए के कैप का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, तो 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 ही आएगा, माइनस y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है माइनस 2x का, डेल बाई डेल y ऑफ माइनस 2x, ठीक है जी, इस तरह से। तो बताओ क्या बना ये, इसकी वैल्यू क्या बनी, जरा बताइए। ये जो निकल के आया ये तो 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया, बिकॉज इसमें z का कोई कंपोनेंट है ही नहीं भाई, तो इसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा विद रिस्पेक्ट टू z, और इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो 0 आएगा, इसका मतलब 0 ही आ गया भाई। तो आप ये कह सकते हो जो कर्ल ऑफ f आया हमारे पास वो कैसा आ गया, 0। तो आप f को क्या बोलोगे, f को बोलोगे कंजर्वेटिव, f इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। जो f फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, आप ये समझिए, जो F फोर्स है मेरा वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी। अगर ये मेरा फोर्स कंजर्वेटिव आ गया तो अब यहाँ से देखिएगा, मैं 2 पॉइंट के बीच इसका वर्क डन निकालता हूँ डिफरेंट पाथ से, देखते क्या आंसर आता है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, मुझे ये पता चल गया कि ये कंजर्वेटिव है, ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि कंजर्वेटिव है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब जरा देखिए, मान लीजिए मैं एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और वो पार्टिकल इस A पॉइंट से इस B पॉइंट पे मूव कर रहा है, ठीक है।
पहला ये कोई पाथ है, इस पाथ से मूव कर रहा है, ठीक है, और दूसरे केस में इस पाथ से मूव कर रहा है। ऐसे दो पाथ ले रहा हूं, ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। देखते दोनों पाथ से क्या आंसर आता है। ए का कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x में मान लीजिए 1 है, y में 2 है, और ये क्या है बताओ, x में 2 है, y में 1 है, ऐसे मान लेता हूं सिंपल। तो ये ऊपर वाला मेरा पाथ 1 है भाई, ये मेरा पाथ 1 है और नीचे वाला पाथ 2 है। मुझे वर्क डन चाहिए बाय दिस फोर्स F इफ द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम A टू B, ठीक है, A से B पे पार्टिकल को मूव कर रहा हूं, उसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, इसका वर्क डन निकालना है। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले अलोंग पाथ 1, अलोंग पाथ 1, अलोंग पाथ 1, अगर मैं पाथ 1 के अलोंग चलूंगा तो जरा देखिए, मैं जानता हूं F डॉट dl जो है वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास du होगा, और उसकी वैल्यू मैं अगर निकालूं तो F की वैल्यू है -2x i कैप डॉट dl की वैल्यू dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अगर 3D में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। तो इसकी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी -2x dx। ये मेरे पास क्या आ गया, F डॉट dl की वैल्यू आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है दोस्तों, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, अलोंग पाथ 1 देखना है। तो सबसे पहले अलोंग पाथ 1 देखेंगे। ये तो जनरलाइज है भाई, ये तो जनरलाइज है। अब आइए अलोंग पाथ 1, ये तो जनरलाइज F डॉट dl लिख दिया मैंने। अब इसको देखेंगे अलोंग पाथ 1, अलोंग पाथ 1। तो अलोंग पाथ 1 अगर आप देखते हो तो y मेरा बदल नहीं रहा। अलोंग पाथ 1 देख रहे हो तो दो हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, A टू C एंड देन C टू B। Why? बिकॉज अलग अलग पाथ की अलग अलग इक्वेशन है, दैट्स वाई अपने को दो अलग अलग ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मुझे वर्क डन निकालना है फ्रॉम A टू B तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं वर्क डन निकालूंगा फ्रॉम A टू C एंड देन उसमें ऐड कर दूंगा क्या चीज, वर्क डन फ्रॉम C टू B। ये ऐड कर देंगे तो इस तरह से निकल आएगा। तो सबसे पहले A टू C वर्क डन देखते हैं। ये मेरे पास F डॉट dl है, सो -2x dx, और इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं दोस्तों। A टू C में बताओ x मेरा वेरी कर रहा है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। अब लेकिन अपने को तो x का देखना है ना सिर्फ। तो बताइए x 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कोई चेंज भी करने की जरूरत नहीं है अपने को। देखो यहाँ पे वेरिएबल भी पूरा x के अंदर ही है, तो y की वैल्यू पुट करने की या इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए भाई, अब बताइए C टू B। अगर मैं C टू B देखूं तो F डॉट dl तो यही है ना मेरा ऑलवेज, लेकिन C टू B में x बदल ही नहीं रहा, तो dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, चेंज इन x इज 0। तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सोल्व करके देखूं तो ये बन जाएगा -2x² 2, और इसमें लिमिट पुट करेंगे 1 to 2। सही है जी, ये कट गया मेरे पास। माइनस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 - 1 कम्स आउट टू बी -3 जूल। ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन बाय दिस फोर्स आ गया। एक बार चेक कर ले भाई, मेरे हिसाब से मैंने ठीक किया है, ठीक है। ये वर्क डन आ गया A टू B, ठीक है। A टू B में आपके पास वर्क डन आ गया अलोंग दिस पाथ 1, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये ध्यान देना भाई। ये आपका 0 क्यों आया, क्योंकि F डॉट dl जो है अलोंग दिस पाथ C टू B, F डॉट dl की वैल्यू 0 है, क्योंकि आपका dl इधर है और f इधर है, तो डॉट प्रोडक्ट उसका 0 आप ये कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि f डॉट dl मेरा ये है और अलोंग दिस पाथ मेरा x बदल ही नहीं रहा। अगर x बदल ही नहीं रहा तो dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरा खत्म ही हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अगर आप पूरा यहां से लेके यहां तक अगर अलोंग पाथ 1 चल रहे हो तो नेट वर्क डन ये आया है। अब एक काम करते हैं, अब पाथ नंबर 2 देखते हैं, अलोंग पाथ 2। अब अलोंग पाथ 2 देखते हैं, अलोंग पाथ 2। अब पाथ 2 में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं पाथ 2 की, या F डॉट dl निकालते हैं। तो F डॉट dl की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, अलोंग पाथ 2। F डॉट dl तो सेम ही रहेगा भाई, वो रहेगा -2x dx। F डॉट dl तो जनरलाइज है ना, ये तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है -2x dx, ठीक है। और यहां पे x की वैल्यू 1 है, यहां पे x की वैल्यू 2 है, तो 1 to 2 आप इसको इंटीग्रेट कर दो। और अच्छी बात यह है कि मुझे इस पाथ की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन अगर मैं पाथ की निकालता तो y की वैल्यू x की टर्म में आ जाती कुछ ना कुछ, ठीक है। y की वैल्यू x की टर्म में कुछ ना कुछ आ जाती भाई, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं, आप समझ रहे हो।
उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर यहां पे y लिखा होता इस टर्म में तो फिर y को x की टर्म में पुट करते इस पाथ की इक्वेशन निकाल के। अब यहां पे जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा इतना ही लिख दो और यहां से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका अगेन -3 जूल। सेम वही आंसर आ गया देखो, और सेम वही आंसर आना भी चाहिए क्योंकि जो मेरा फोर्स है ये कैसा फोर्स है बताइए, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर फोर्स मेरा कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब जो वर्क डन आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आएगा। आप ए से बी पे आ रहे हो, चाहे ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ, कैसे भी आओ आप, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक एफ फील्ड दे रखी है, सोचिए वाई आई कैप प्लस एक्स प्लस 2y जे कैप। मान लीजिए एक ऐसा फोर्स दे रखा है, ठीक है। इसको वेक्टर फील्ड बोलो क्योंकि हर पॉइंट पे एक्स एंड वाई की हर पॉइंट पे ये डिफाइंड है। इसका मैग्नीट्यूड डिफाइंड है, इसकी डायरेक्शन डिफाइंड है। तो आप कह सकते हो कि इनपुट मेरा क्या है इसमें, एक्स एंड वाई की पोजीशन, और आउटपुट क्या है इसकी वैल्यू। तो दोनों की डायमेंशन सेम है। इनपुट भी दो वेरिएबल देने पड़ेंगे एक्स एंड वाई, और आउटपुट जो है उसके भी 2 कंपोनेंट आएंगे, 2 डायमेंशन होगा। तो इसका मतलब इनपुट एंड आउटपुट की डायमेंशन सेम है। हर पॉइंट पे आप इसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर सकते हो। तो ये एक वेक्टर फील्ड है, इसको आप फोर्स बोल दीजिए। ये मान लीजिए मेरे पास कोई फोर्स है, मुझे चेक करना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को चेक करना है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ये चेक करना है। तो इसको आप चेक करने के लिए कर्ल का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। कर्ल ऑफ एफ निकालते हैं। तो कर्ल ऑफ एफ क्या बनेगा जरा देखिए, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और यहां पे y लिख दो, यहां पे x प्लस 2y लिख दो, और यहां पे 0, ठीक है जी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो सबसे पहले i कैप का कंपोनेंट बताइए। i कैप का कंपोनेंट देखो, 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 माइनस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। तो ये भी 0 आ जाएगा। माइनस j कैप बताइए, माइनस j कैप, तो इसका डेरिवेटिव 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 माइनस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज 0 प्लस k कैप। तो k कैप में क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे, इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे, बिकॉज़ ये रो और ये कॉलम तो छोड़ दो ना यार, k कैप का कंपोनेंट लिख रहे हो ना, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो। अब आ जाओ, इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू y, ये भी आपका 1 बनेगा। तो एक तरह से ये 0 ही आ गया मेरे पास। तो कर्ल ऑफ f जो है वो मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो कर्ल ऑफ एफ अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। या अगर ये कोई जनरल फील्ड होती, वेक्टर फील्ड होती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि मान लीजिए मेरे पास कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है मेरे पास बी, माफ कीजिएगा ये 2 एक्सिस हैं, और ये वाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है। इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट है मेरे पास ए और ये पॉइंट है मेरे पास बी। ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2 और बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं मान लीजिए 4,1। और आप जो है ए से बी ऐसे मूव कर रहे हो कोई रैंडम पाथ से, और आपको क्या बताना है, आपको बताना है वर्क डन बाय दिस फोर्स इफ द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। कोई पार्टिकल है उसको मैं ए से बी पे मूव करवा रहा हूं, आपको बताना है इस फोर्स का वर्क डन कितना होगा। अगर ये पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स लग रहा है तो ये कितना वर्क करेगा पार्टिकल को ए से बी पे इस पाथ के अलोंग मूव कराने में। तो कैसे आंसर निकालोगे, पाथ तो टेढ़ा मेढ़ा है भाई, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये फोर्स मेरा कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव फोर्स की एक खास बात ये होती है कि उसमें जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर यहां से यहां सीधा पाथ ले लूं इसका और उससे वर्क डन निकाल दूंगा तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो क्यों ना मैं सीधा ही ले लूं और उसी से निकाल देता हूं। तो इसी से निकालेंगे, हमें इससे क्या लेना देना। अब ये ना इसकी हमें इक्वेशन पता है पाथ की, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर आप सीधा एक स्ट्रेट लाइन लगा दो और उस पाथ के अलोंग जो है F.dl निकाल लो, वो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले F.dl लिख लेते हैं।
एफ डॉट डीएल, डीएल की वैल्यू आप जानते हो भाई, कार्टेशियन में क्या होती है, डीएक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डीजेड के कैप। तो अगर मैं डॉट लिखूंगा तो डायरेक्ट मैं डॉट प्रोडक्ट लिख दूं भाई, वाई डी एक्स आ गया प्लस एक्स प्लस 2y डी वाई आ गया। ये लीजिए भाई, ये मेरे पास एफ डॉट डीएल आ गया। अब मुझे एफ डॉट डीएल का क्या लेना है बताओ, इंटीग्रेट करना है यहां से यहां तक अलोंग दिस पाथ। अब ये कैसे करेंगे जरा देखिए, यहां पे तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई। जरा देखिए दोस्तों, इस तरह से आप लिखोगे। अब यहां पे लिमिट आपको x की रखनी है, यहां पे लिमिट y की रखनी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या x की लिमिट तो रख दोगे बट y वेरिएबल है और y आपका कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, y बदल रहा है। जब आप a से b पे चल रहे हो y भी बदल रहा है, y कांस्टेंट नहीं है कि उसको आप बाहर निकाल लोगे अलोंग दिस पाथ। तो क्या करोगे, हमें पता है कि x बदल रहा है यहां पे 1 से 4 पे, तो 1 से 4 पे जाएंगे, ये x की लिमिट आएगी, लेकिन y को चेंज करना पड़ेगा अपने को। कैसे करेंगे, पाथ की इक्वेशन से। सिमिलरली यहां पे देखो y की लिमिट डालनी पड़ेगी, y यहां पे 2 है और y यहां पे 1 है, तो 2 to 1 यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, ये y की लिमिट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, 2 to 1 ये मेरी y की लिमिट आ जाएगी, लेकिन यहां पे x बदल रहा है, x को आप बाहर नहीं ले सकते, तो x की आपको लिखनी पड़ेगी, x को y की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे जरा देखिए, सबसे पहले इस लाइन की हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इसका स्लोप बताइए भाई क्या बनेगा, इसका स्लोप बनेगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, 4 माइनस 1, सो इट कम्स आउट टू बी -1/3। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो y इज इक्वल टू -1/3 x कर दो, और यहां पे x की वैल्यू अगर 4 पुट करते हो तो ये बनता है -4/3, लेकिन बनना क्या चाहिए, बनना चाहिए 1। भाई इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, ये जो स्लोप निकाला है उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ गया हमारे पास। लेकिन ये तो लाइन की इक्वेशन नहीं है भाई, तो वेरीफाई करके देखो, x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये बनेगा -4/3, लेकिन अपने को बनाना क्या है, y को 1 बनाना है। तो आप बताओ इसमें कितना कांस्टेंट ऐड करूं मैं। जब यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये बनेगा -4/3, और इधर बन जाएगा 1, y की वैल्यू यहाँ पे 1 आनी चाहिए, क्योंकि जब x की वैल्यू 4 होगी तो y 1 होना चाहिए, तो y की वैल्यू 1 पुट कर दी, x की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो फिर यहाँ पे इसका मतलब एक्स्ट्रा कांस्टेंट c और होना चाहिए, तो c की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। c की वैल्यू क्या आएगी, 7/4, तो इसका मतलब यहाँ पे आप ऐड कर दो 7/4। आपको लाइन की इक्वेशन बनाना आना चाहिए भाई, ठीक है, 7/3 माफ कीजिएगा, 7/3, ठीक है। तो हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जरा देखिए, तो यहां पे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इट कम्स आउट टू बी 1 to 4, और y की क्या वैल्यू है, y की वैल्यू है -x/3 प्लस 7/4 प्लस 7/3, माफ कीजिएगा 7/3 आएगा, ठीक है, प्लस 7/3। ये y की वैल्यू मैंने पुट कर दी इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 1, यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी जरा देखो, यहां से x अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। अगर यहां से अगर मुझे x देखना हो तो कैसे देखेंगे दोस्तों, x/3 विल बी इक्वल टू 7/3 माइनस y कर दो, 3 को इधर ले आओ तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 - 3y, 7 - 3y x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x/3 इधर आ गया और 7/3 माइनस y आ जाएगा ये, और यहां से अगर x की वैल्यू देखोगे तो 7 - 3y, तो ये मैं पुट कर देता हूं यहां पे भाई x की जगह पे 7 - 3y प्लस 2y, यहां पे प्लस 2y हो गया, इनटू dy यहां पे कर दीजिए, सही है जी। ये मेरा वर्क डन होगा a से b पे आने के लिए, ये वर्क डन होगा। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1/3 x²/2, तो ऊपर आ जाएगा x² और नीचे बाई 2 करोगे तो 6 बन जाएगा दोस्तों, प्लस 7/3x, ठीक है, और इसमें लिमिट पुट करनी है 1 to 4, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 7 - y है, तो एक तो बन जाएगा 7y माइनस एक और y बचेगा तो y²/2 आ जाएगा, और लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे 2 एंड ये 1, ठीक है भाई। ये मेरे पास आ जाएगा वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम a to b, ठीक है भाई। तो इतना जूल मेरा वर्क डन आ जाएगा, आप इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, इसमें कुछ और कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से हम ऐसा कर पाए कि आपको कोई रैंडम पाथ दे रखा है तो रैंडम पाथ को मत फॉलो कीजिए, आप अपनी मर्जी का पाथ ले सकते हो, आंसर जो है वो सेम ही आएगा, क्योंकि मेरा जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ, ये आपको समझ आया। एक और तरीके से भी आप कंजर्वेटिव बोल सकते हो, मैंने आपको बताया था कर्ल सबसे बेस्ट वे होता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव को चेक करने का। अब अगर मैं दूसरे तरीके से चेक करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं आपको अगर दो पॉइंट के बीच का वर्क डन निकालना है किसी भी फोर्स का, तो आप एक ये पाथ ले लो डायरेक्ट और एक पाथ कुछ इस तरह का ले लो, सिंपल सा। दोनों से अगर वर्क डन मेरा सेम आ जाए तो इसका मतलब तब भी आप बोल सकते हो कि ये जो फोर्स होगा ये कंजर्वेटिव होगा। इस तरह से भी आप कह सकते हो। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप क्लोज लूप में चल रहे हो, किसी भी एक पॉइंट से शुरू करो और कोई भी पाथ ले लो और फिर वापस घूम के वहीं पे आ जाओ। अगर आप यहां से चल रहे हो और वर्क डन निकाल रहे हो पूरे क्लोज लूप में चलने का, एफ डॉट डी एल तो मेरा क्या हो गया, स्मॉल वर्क डन हो गया, और मैं क्लोज्ड इंटीग्रल कर रहा हूं इसका। क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब यहां से चला और वापस यहीं पे आ गया। अगर ये मेरा 0 आ जाए तब भी हम क्या बोलेंगे कि एफ मेरा कैसा है, कंजर्वेटिव है। सबसे आसान ये है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एक स्टेप और आगे फर्दर चलते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। जरा देखिएगा दोस्तों, फ्रिक्शन फोर्स की हम बात करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स आपका कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव होता है? फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ड्रैग फोर्स हो गया, जो इस तरह के फोर्सेस हैं, ये जरा देखते हैं कंजर्वेटिव होंगे या नॉन कंजर्वेटिव होंगे। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, जरा सोचिए, मेरे पास एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और यहां पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अगर मैं इसके टॉप व्यू दिखाऊं तो मैं इस तरह का दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है और ये मान लीजिए मेरी वाई डायरेक्शन है। ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। ब्लॉक मेरा मान लीजिए पहले ओरिजिन पे रखा हुआ था, ओरिजिन पे रखा हुआ था ब्लॉक, और ब्लॉक का जो मास था वो था मान लीजिए 10 किलोग्राम, ठीक है। अब ये 10 किलोग्राम है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्लॉक को इस O पॉइंट से इस A पॉइंट पे ला रहा हूं। A पॉइंट क्या है? A पॉइंट है 0,2, ठीक है। यहां से यहां पे मैं स्लाइड करके इस जगह पे लेके आ रहा हूं ब्लॉक को। आपको बताना है वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स से कितना, फ्रिक्शन फोर्स जो है कितना वर्क डन करेगा। और पहले केस में मेरा पाथ ऐसे है, यहां से सीधा स्ट्रेट ऐसे आया हूं, और दूसरे केस में मैं ऐसे आया हूं पहले और फिर ब्लॉक को ऐसे लाया हूं, ठीक है। मतलब इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया। तो ये मेरा, ये जो पॉइंट है ये मेरा एक्स में 1 है, वाई में 2 है, और ये मेरा ओरिजिन है भाई 0, 0। तो आप जरा देखिए, दो पाथ हैं। ये मेरा पाथ 1 है, पाथ 1, और ये है मेरा पाथ 2, ठीक है भाई। एक पाथ 1 है, एक पाथ 2 है। मुझे फ्रिक्शन फोर्स चेक करना है कि कंजर्वेटिव है या नहीं है। यहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो आपको मान लीजिए दे रखा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2। मैं इसको यहां से यहां पे मूव कर रहा हूं दोस्तों, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दे रखा है? 0.2। तो पहले तो मुझे बताओ, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? वो होगी 10 इंटू 9.81 इंटू 0.2। तो ये हो जाएगा 98.1 इंटू 0.2। तो इसकी वैल्यू कितना न्यूटन आएगी? जरा देखिए, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, और ये बनेगा 98.1 इंटू 0.2। इट कम्स आउट टू बी 19.62 न्यूटन। 19.62 न्यूटन ये आ गया भाई। इसका मतलब मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो 19.62 न्यूटन लग रहा है। तो अगर मैं पाथ 1 के अलोंग चलूं, अलोंग पाथ 1, अलोंग पाथ 1, अलोंग पाथ 1 अगर आप देखते हो तो यहां से यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या लगेगा? अगर आप ब्लॉक को उधर मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शन ऑपोजिट लगेगा। फ्रिक्शन मेरा इधर है, डिस्प्लेसमेंट मेरी इधर है, तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। तो आपका अलोंग पाथ 1 जो वर्क डन बनेगा फ्रॉम O टू A, इट कम्स आउट टू बी, जो फ्रिक्शन फोर्स है 19.62 इनटू जो पाथ लेंथ है वो है मेरी 2, और माइनस के साथ कर देते हैं। तो कितना आएगा दोस्तों? 19.62 इनटू 2। अगर मैं स्ट्रिक्ट सेंस में बात करूं ना, तो स्ट्रिक्ट सेंस में फ्रिक्शन का जो वर्क डन है
वो इससे थोड़ा कम, इससे बहुत कम आएगा सच बताऊं तो। ये जो वर्क डन आया है, ये हमने जो निकाला है, ये वर्क डन सही अगर आप आगे चल के देखोगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें इसका बहुत ही कम हिस्सा जो है वो है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इसमें काफी हिस्सा ऐसा है जो एक तरह से हीट में वेस्ट हो जाता है, वो अलग चीज है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए चलो मैं मान लेता हूं कि ये है मेरा अलोंग पाथ 1 वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज दिस। माइनस क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उधर है और डिस्प्लेसमेंट मेरी इधर है। अब आइए अब अलोंग पाथ 2 देखते हैं। अलोंग पाथ 2, अलोंग पाथ 2 अगर आप देखोगे तो अलोंग पाथ 2 में देखिए, यहां से जब आप यहां पे आ रहे हो तो पाथ लेंथ कितना है बताइए? पाथ लेंथ है √5 मीटर, √5 मीटर। और जब ये इधर आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टा लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो इसका मतलब जब मैं यहां से यहां पे आऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 19.62। ये तो फ्रिक्शन फोर्स है मेरा, ऑपोजिट लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट मेरी इस तरफ है √5 माइनस के साथ। अच्छा, फिर यहां से यहां पे आओ तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट मेरी ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो अगेन मेरा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव बनेगा और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 1 है। ठीक है, वो ये आएगी। अब अगर जरा इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, मैं जरा बता देता हूं। 19.62 इंटू √5, ठीक है, और 19.62 अगर आप ये देखते हो तो 63.49, ये है मेरे पास -63.49 जूल। अब ये क्या हो रहा है? अगर आप इस पाथ से चल रहे हो, यहां से यहां पे आ रहे हो तो वर्क डन अलग आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स का, और इस पाथ से चल रहे हो तो वर्क डन आपका अलग आ रहा है। अब ये तो गड़बड़ होगी, इसका मतलब ये वर्क डन सेम नहीं आ रहा है। आप ओ से ए पे जा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट पाथ से डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन आ रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कैसा बनेगा मेरा? नॉन कंजर्वेटिव। ये मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा दोस्तों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आप बोलोगे कि सर इस पे कर्ल लगाते तो आंसर आ जाता ना, कर्ल से डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। कर्ल से डायरेक्ट नहीं चेक कर पाओगे दोस्तों। आप बोलोगे सर कांस्टेंट है ये तो कांस्टेंट है तो कर्ल ऑफ जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो तो ऑलवेज ही 0 आएगा। सही बात है भाई, बिकॉज कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव लेना ना भाई। आप जरा देखो ना कर्ल का क्या एक्सप्रेशन था। कर्ल में ये था आई कैप जे कैप के कैप, और कर्ल हमेशा वेक्टर फील्ड का होता है, ध्यान रखिएगा। और ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, और ये एफ जेड है, ये कॉम्पोनेंट है फोर्स के। तो जब ये कांस्टेंट होंगे तो डेरिवेटिव जो भी निकालोगे सारे क्या बनेंगे? 0 ही बनेंगे। 0 बनेंगे तो इसका मतलब ये जो कर्ल आना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स का जो कर्ल आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। तो उसके हिसाब से तो कंजर्वेटिव होना चाहिए भाई, लेकिन यहां पे तो नॉन कंजर्वेटिव है। ऐसा क्यों? जरा देखिए जनाब, यहां पे आपने एक कर्ल जो अप्लाई किया है वो गलत अप्लाई कर दिया। कर्ल ऑलवेज किस पे अप्लाई होता है? वेक्टर फील्ड पे अप्लाई होता है, और फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट ए वेक्टर फील्ड। फ्रिक्शन फोर्स वेक्टर फील्ड क्यों नहीं है? उसका कारण है क्योंकि वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन को समझिए। वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन है स्पेस में हर एक पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स इस पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक ये ब्लॉक यहां पे पहुंचा ही नहीं, था ही नहीं फ्रिक्शन फोर्स यहां पे, और जब आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मैप नहीं कर पा रहे हो आप लोकेशन के हिसाब से। हर लोकेशन पे फ्रिक्शन फोर्स को मैप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी आएगा कभी नहीं आएगा। जब वो ब्लॉक वहां पे पहुंचेगा तब अपीयर होगा फ्रिक्शन फोर्स, उसके बाद गायब हो जाएगा। तो ये वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये डिपेंड कर रहा है इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, ये स्टैटिक है कि ये मूवेबल है, मतलब उस पर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो। तो कई चीजों पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड कर रहा है, और आप इसको मैप नहीं कर पाओगे, इसकी वैल्यू को, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को लोकेशन के हिसाब से मैप नहीं कर पाओगे, वेरी करती रहती है वो। ठीक है, पॉइंट को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसको आप वेक्टर फील्ड की कैटेगरी में नहीं डालोगे, इसको वेक्टर फील्ड की कैटेगरी में नहीं डालोगे। दैट्स वाई आप इसका कर्ल से आप आंसर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, और ये ऐसा ही ड्रैग फोर्स भी होता है, मतलब वो फोर्सेस जो एक मोमेंट के लिए आते हैं, जब जैसे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उस फ्लो को अपोज कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपीयर होंगे। जब वो अपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा तब उसके बाद फिर ब्लॉक कहीं आगे चला गया तो अगली जगह पे फिर वो
वो जो ड्रैग फोर्स है वो अपीयर हो रहा होगा। तो कुल मिला के जहां पे ब्लॉक की लोकेशन है वहां पे उसका इफेक्ट आ रहा है, और ब्लॉक की लोकेशन बदल रही है, और लोकेशन बदलते ही वो अपना डिसअपियर हो रहा है उस लोकेशन से। जैसे फ्रिक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स यहां से जब यहां पे आएगा, तो जब यहां पे पहुंचेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस लोकेशन पे दिखेगा, जैसे ही इससे आगे निकल गया वहां पे फ्रिक्शन फोर्स का कोई मतलब नहीं रहा। तो इस तरह के फोर्स को हम वेक्टर फील्ड की कैटेगरी में नहीं डालते। इनको चेक करने के लिए फिर आपको यही तरीका अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई आप यहां पे कर्ल वाला मेथड नहीं लगा सकते हो, इस पॉइंट को समझिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव क्यों होता है। ऐसे ही ड्रैग फोर्स भी होता है दोस्तों, एयर ड्रैग या फ्लूइड ड्रैग जो भी होते हैं वो सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, और स्प्रिंग फोर्स जो हमने पहले पढ़ा था पहली क्लास में, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस को जरा देखते हैं। और उसके बाद हम लोग वर्क एनर्जी जो थ्योरम है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।